अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, मुझे काफ़ी दोस्त मैसेज भेज रहे हैं कि मैं यूजीसी के मामले पे भी कुछ बोलूं। देखें, पहली बात तो ये है कि ये प्योरली भारत का एक इंटरनल मसला है। मैं भारत के भी उन इश्यूज़ को एड्रेस करता हूं जो पाकिस्तान बांग्लादेश रीजन से रिलेटेड हों, इमारात से हों, सऊदी अरब से हों, टेररिज्म से रिलेटेड हों, या जिससे कि हम, ठीक है, हम भारत के नेशनल नहीं हैं, हम भारत में पैदा नहीं हुए, हम भारत का कुछ भी नहीं लगते, लेकिन हमारा भारत सब कुछ लगता है। तो यूजीसी के मामले पे मेरा बोलना बनता नहीं है, और ये प्योरली इंटरनल मसला है। सही है गलत है ये भारतीयों को फैसला करना है। भारत की सरकार पे मेरा पूरा भरोसा है। मेरे गुरु, मेरे मित्र, मेरे भाई डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी ने भी इसमें सिंपल सा ये कहा है कि हर हालत में यूजीसी की गाइडलाइंस को वापस लेना होगा। मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, लेट्स सी इस पे क्या नतीजा निकलता है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ वक्तों में साजिशें होती रहती हैं, और कोशिश होती है कि किसी तौर पे नरेंद्र मोदी जी को कमज़ोर किया जाए। मैं तो ये मानता हूँ कि भारत इज़ ब्लेस्ड टू हैव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भारत के लिए ब्लेसिंग है मोदी जी की सरकार, जिस तरह से भारत को आगे लेके जा रहे हैं। अब एक इतना इम्पोर्टेंट विषय आया था जो यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 20 साल की कोशिशों के नेगोशिएशंस के बाद हुआ है, उसको डिग्रेड करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। ठीक है, यूजीसी का भी एक पॉइंट है, और हिंदू पॉपुलेशन जो है वो इसमें फील कर रही है कि उनके ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है भारत की सरकार के ऊपर कि वो इसको हैंडल कर लेंगे, और इसका कोई ना कोई ऐसा नतीजा निकलेगा जो हिंदुओं के ख़िलाफ़ ना हो। तो आई एम श्योर बाकी तो चीज़ें भारत के ख़िलाफ़ एक टूल किट चलती रहती है, भारत के ख़िलाफ़ साजिशें चलाई जाती हैं, और एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम है जो भारत के ख़िलाफ़ चीज़ों को मूव करता है। तो लेट्स सी, भरोसा रखें, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सही होगा वही होगा। अज़ीज़ दोस्तों, अभी पाकिस्तान ने भारत का एक ड्रोन सरगोदा छावनी में लगाया है, दिखाने के लिए कि ये देखें इजरायली ड्रोन जो कि भारत ने पाकिस्तान में भेजा था, जिसको हमने मार गिराया ऑपरेशन सिंदूर में। अजीज़ दोस्तों, सवाल मेरा ये है कि ड्रोन एक मामूली चीज़ है, हज़ारों ड्रोन उड़ाए जाते हैं मुख्तलिफ मामलात में। आपको याद होगा कि ईरान ने जब इजराइल पे हमला किया था तो कई हज़ार ड्रोन भेजे थे, और सारे के तकरीबन गिरा दिए गए थे। पाकिस्तान का ये दावा कि 7-8 रफ़ाइल गिराए थे और भारत के एयरक्राफ्ट गिराए थे। तो अगर तुम्हारे पास ये एक ड्रोन महफूज है जो कि तुम लगा रहे हो अपनी छावनी में, तो अपने उस दावे के लिए कोई भारत के किसी एयरक्राफ्ट का, पूरा एयरक्राफ्ट ना सही, एक इसकी दुम ही निकाल के दिखा दो। कुछ नहीं दिखा सकते तो कोई पिक्चर ही दिखा दो, वो सब है नहीं। तो पाकिस्तान का जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है ना, वो भारत से 1000 हाथ ज़्यादा है। आपको याद होगा कि वो हमने भारत की एक पायलट गिरफ्तार कर ली है। कितने अरसे तक प्रोपेगेंडा चलता रहा, और भारत के अपने लोग अपने प्राइम मिनिस्टर से डिमांड कर रहे थे कि बताओ कहाँ है वो, शिवानी नाम था या क्या था, शिवांगी नाम था, कहाँ है वो हमारी पायलट, ये वो। फिर बाद में पता चला किसी सर्विस में नज़र आई वो, तो प्रोपेगेंडा टाइम फिश हो गया। तो ये है कि अभी एक स्विस बहुत बड़े थिंक टैंक ने भी रिपोर्ट निकाली है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान का कचूमर निकाल दिया था। तो प्रोपेगेंडा की बात और है।
अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ मामलात की तरफ आएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत एक्टिव हैं, शहबाज शरीफ, और कंटिन्यूस पूरी दुनिया के ट्रिप पे लगे रहते हैं। मेरा ख्याल है 21 महीने के अपने टेन्योर में, अभी तक 21 महीने हुए हैं इनको, 21 महीनों में मेरा ख्याल है 21 बार तो ये लंदन ही आए हैं। लंदन में इनके अपने लग्जरियस घर हैं, नवाज शरीफ के हैं, शहबाज शरीफ के हैं, फिर नवाज शरीफ के बेटों के हैं, शहबाज शरीफ के बेटों के हैं। तो जहाँ कहीं भी जाएंगे एयरफोर्स का जहाज मोड़ देंगे लंदन की तरफ। अभी डेवोस गए तो वापसी पे फिर लंदन में रुके। ये वही शहबाज शरीफ हैं जो इमरान खान के दौर में हॉस्पिटल में लेटे रहते थे। नवाज शरीफ लंदन चेकअप कराने जाते थे और बीमार हों और हॉस्पिटलों में ही रहते थे। जितने मिनिस्टर हैं, जरदारी पीपल्स पार्टी के सारे, लेकिन जब से 21 महीने से ये लोग सरकारों में आए, इनमें से कोई हॉस्पिटल तो क्या डॉक्टर के पास दवाई लेने भी नहीं गया। मैं आपको एक बात कहूंगा कि शहबाज शरीफ पीडीएम की इजलासों में आने के लिए भी तैयार नहीं था। वो कहा करते थे कि मेरी कमर में दर्द है, लेकिन अभी 4-4 घंटे वो कुर्सी में बैठते हैं, कैबिनेट की इजलास की सदारत करते हैं, और कभी स्विट्जरलैंड जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ। कभी मैंने नहीं सुना है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द है। कभी कभार जब वो पीडीएम की इजलास में आते थे, 5 मिनट 10 मिनट वो कुर्सी में बैठते थे, फिर खड़े हो जाते थे, खड़े होकर इजलास में शिरकत करते थे। हम एक दूसरे से पूछते थे कि ये क्यों खड़ा है। उन्होंने कहा इसकी कमर में दर्द है। अभी कमर की दर्द नहीं है। और ये हाफिज हमदुल्ला हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ जब पीडीएम, इमरान खान के दौर में पीडीएम था, उसके इजलास में आते तो 5 मिनट बाद कुर्सी से खड़े हो जाते थे। हम पूछते थे तो क्या हुआ, तो कहते थे कमर में बहुत दर्द है। और अब मतलब जिस तरह ठाठे मार के जो चल रहे होते हैं और इनका जो हिसाब किताब हम देखते हैं तो समझ से बाहर है। अजीज दोस्तों, ये दो भाई जिनके बारे में कोई खबर नहीं है, कई महीने हो गए इनके ऊपर ऑपरेशन हुआ था, इनके कई 100 लोग मार दिए गए थे, और ये दोनों भाई तब से गायब हैं। ज़्यादातर अंदाज़ा यही है कि आर्मी की कस्टडी में है, क्योंकि आर्मी के डिक्टेशन से अगर आप हट जाओगे तो फिर आप आर्मी के ताप से नहीं बच सकते। और यही हुआ है इमरान खान के साथ और यही हो रहा है इनके साथ। लेकिन आर्मी का कहना यह है कि ये दोनों कहीं छुपे हुए हैं और ये लोग मोबाइल यूज़ नहीं करते, कि ये है कि पकड़े जाएं। और लोकल अमीर जो टीएलपी का शफीक कसूरिया है, वो इन दोनों भाइयों को रखा हुआ है। और एक खबर ये भी आई है कि अनस रिजवी जो छोटा भाई है, उसको शफीक कसूरिया के घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक बड़े भाई की कोई खबर नहीं, लेकिन ऑफिशियली अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं दी गई। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में जो रिलीजियस अफेयर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने ये फैसला किया है कि हमारी पाकिस्तान की पब्लिक की तरफ से खाना काबा में दुआ मांगनी चाहिए, और प्रॉफिट मोहम्मद की जो कब्र है मदीना में, उस पे सलाम पेश करने के लिए, तो उसके लिए अब पार्लियामेंट्री एक डेलीगेशन हर साल सऊदी अरब सरकारी खर्चे पे भेजा जाएगा, जो उम्रा करेगा अवाम की तरफ से, जनता की तरफ से उम्रा करेगा और मदीना में जाएगा। और वो पार्लियामेंट्री मेंबर जो कि इस डेलीगेशन में होंगे, वो अपनी पूरी फैमिलीज़ को लेके जा सकेंगे सरकारी खर्चे पे, और उनको 5 स्टार होटलों में ठहराया जाएगा। अजीज दोस्तों, कैसा मुल्क है ये आप देख रहे हैं ना। इससे तो अच्छा ये होता अगर आपकी नीयत वाकई सच्ची होती, तो आप आम आदमियों की लॉटरी निकालते कि आम आदमियों को भेज रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है भाई। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में एक कानून पास हुआ है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी इल्लीगल है। लेकिन पाकिस्तान में कानून को कौन मानता है, और ख़ास तौर पे मौलवी।
तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आपने ये जो कानून बनाया है तो मैं ऐलान करता हूं कि मैं इस कानून की सरेआम खिलाफ वर्जी करूंगा और मैं 15, 16 और इवन 10 साल के बच्चों की शादियां करवाऊंगा और ख़ुद इसमें बैठूंगा। मैं देखता हूं कि मेरा आप मुकाबला कैसे करते हैं। अजीज़ दोस्तों, क्या मैं बोलूं। और ये जो आप सुन रहे थे ये जमात अहले हदीस है जो कि पाकिस्तान में बहुत कम है। 1%, 2% पॉपुलेशन अहले हदीस पे बिलीव करती है, लेकिन हाफिज सईद और टेररिस्ट ज़्यादातर अहले हदीस के हैं। और अहले हदीस का ये एहतशाम इलाही ज़हीर जो अहले हदीस का अमीर है, चीफ है, वो कहता है कि प्रॉफिट ने भी तो 9 साल की लड़की के साथ शादी की थी, उमर ने भी तो की थी, तो फिर हम क्यों नहीं करें। और एक जमीयत उलमा इस्लाम का मौलवी है, उसने ऐलान किया है कि मैं 16 साल की लड़की के साथ शादी करूंगा, 14 साल की लड़की के साथ शादी करूंगा। वो ढूंढ रहा है। उसको किसी ने पूछा कि तुम 53 साल के हो तो तुम अपनी बेटी जो 14 साल की है उसकी शादी करोगे किसी 53 साल के आदमी के साथ? तो कहता है नहीं। हॉरिबल कंट्री पाकिस्तान हैज़ बिकम ए हॉरिबल कंट्री। ऐसा हॉरिबल कंट्री है कि ग्रेड 22 तो छोड़ें, ग्रेड 21 के ऑफिसर ने आधा इस्लामाबाद, आधा दुबई और आधा इंग्लैंड खरीद लिया है। पहले जरा मैं ओहदे बता दूं, जरा इस पे जरा ये अवाम जरा सब्र कर, दिल थाम के जरा सुने कि आपके कर्जे किधर जा रहे हैं, डेवलपमेंट जो कराता है ब्यूरोक्रेट, उसका पैसा किधर जाता है, कहाँ लैंड करता है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, मतलब सैकड़ों यहाँ पे कई 100 तोले या सोने कैसे लिए जाते हैं, पूरी F7 की मार्केट खरीद ली गई है। यहाँ पे आपके ये सिल्वर ओक्स में कैसे फ्लैट्स लिए जाते हैं, सेंटोरस में कैसे ले लिए गए, इस्लामाबाद में घर कैसे ले लिए गए हैं। अच्छा, फिर यहाँ से फिर बैंक अकाउंट्स हैं या 44 बैंक अकाउंट्स हैं, फिर दुबई पैसे कैसे गए हैं, फिर इस बच्चे उनके इस वक्त माशाल्लाह बह रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, इतनी पढ़ती डिटेल मेरा सांस वो डूब गया और मुझे 4-5 दफा पानी पीना पड़ा है जो जायदाद की तफसीलात मैंने पढ़ी हैं। मतलब इतनी उसकी लियो टॉल्स्टॉय का एक अफसाना है कि हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड, एक इंसान को कितनी जमीन चाहिए। तो आखिर पे जो अफसाने का एंड होता है, बड़ी खूबसूरत स्टोरी, मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया था। वो कहते हैं कि आखिर पे आपको 6 फुट ऊपर 6 फुट नीचे और 6 फुट चौड़ी जमीन चाहिए जिसके लिए आप भागते फिरते हैं। तो कितनी जायदादें चाहिए। मैं तो पढ़ के पूरा इस्लामाबाद खरीदा हुआ है तकरीबन, वो लंदन की, वो लिवरपूल और मैनचेस्टर की आप बताएंगे, अभी आप बताएंगी, ऐसे यहाँ पे बाकी चीजें। ये ग्रेड 21 का ऑफिसर जब ये ग्रेड 19 में था तो इसने अपनी बीवी के नाम पे 7 फ्लैट खरीदे लंदन में। बार्कले बैंक लंदन में 12 करोड़ डिपॉजिट। 2015 में जब ये खरीदारी की तो वो ग्रेड 19 में था। इस कंट्री को, इस पाकिस्तान नामी नासूर को कायम रहने का कोई हक है? कोई मुझे सिर्फ इतना बता दे। अजीज दोस्तों, थोड़ा मैं क्रिकेट की तरफ आऊँगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हमारे पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं, सिंध का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान छोड़ें, दुनिया, पूरे अफ्रीका मिला के दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी लूट खसोट नहीं होती होगी जैसे पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। बेदर्दी से कर रहे हैं और आर्मी इनको खुला मौका दिए हुए, क्योंकि आर्मी का हिस्सा पहुंचा रहे हैं। आपको धुरंधर फिल्म याद होगी, उसमें जमील अहमद का एक कैरेक्टर था जो राकेश बेदी ने निपटाया था। तो ओरिजिनल हिस्ट्री में वो नबील गबोल है, मैंने आपको बताया था। नबील गबोल का बेटा नादिर गबोल सिंध गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। उसने कहा हमने सिंध को ऐसा बना दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 2040 या 2050 का फीफा वर्ल्ड कप है उसके मैच लियारी में कराएं। लियारी का हाल आपको मैंने दिखाया था, पूरी वीडियो दिखाई थी कि लियारी का क्या हाल है। वहाँ पे ये फीफा वर्ल्ड कप का, पहले तो ये कि फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल बाद होता है और 2040 में नहीं होता, 2030 में होगा, 2026 में होगा, फिर 2030 में होगा, फिर 2034 में होगा, फिर 2038 में होगा, फिर 2042 में होगा।
ये कह रहे हैं 2040 का हम फीफा वर्ल्ड कप कराएंगे। ऐसे ऐसे नमूने पाकिस्तान में भरे हुए हैं। अजीज दोस्तों, इंज़मामुल हक, आपको पता है हमारी क्रिकेट को तबलीग की बीमारी लग गई है। क्रिकेट इस्लामाइज्ड इतनी हो गई है हमारी कि जब तक आप तबलीगी नहीं बनोगे तब तक आप क्रिकेट में नहीं आ सकते। तो ऐसे ही एक तबलीगी हैं इंज़मामुल हक। उनके एक तबलीगी दोस्त ने इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिकेटर्स को बोला, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने 6 से 7 अरब रुपए उसको दिए इंज़मामुल हक की गारंटी पे, क्योंकि इंज़मामुल हक ने गारंटी दी थी कि मैं भी लगा रहा हूँ। तो इंज़मामुल हक ने 81 करोड़ रुपया लगाया उसके साथ। 3 महीने तक उसने सबको मुनाफा दिया। अब 6-7 अरब रुपया लेके गायब हो गया, भाग गया है। अब्दुल रहमान नाम था इसका। बाबर आजम के 30 करोड़, शादाब के 20 करोड़। अजीज दोस्तों, ये पाकिस्तान है। और अभी आपको पता है कि बांग्लादेश को भारत में ना आने का कहा बांग्लादेश ने, तो आईसीसी ने वर्ल्ड कप से आउट कर दिया है। तो हमारे ये यूसुफ यूहाना कहते हैं कि जुल्म है, ये बांग्लादेश के ऊपर जुल्म हो रहा है और ये गलत है और नहीं होना चाहिए। ये ऐसे बेगैरत लोग हैं कि इसका नाम यूसुफ यूहाना था और रोज़ रोज़ की टिक टिक से तंग आके ये मुसलमान हो गया और आज इतनी लंबी दाढ़ी लेके घूम रहा है, क्योंकि इसको पता है कि पाकिस्तान में अगर आपने इज्जत से रहना है तो मुसलमान होना है, वरना दानिश कनेरिया की तरह आपको बेइज्जत होकर जलील और ख्वार होकर भागना पड़ेगा। आपको भारत में नॉन हिंदू क्रिकेटर्स बेशुमार मिलेंगे। खाली मुसलमान क्रिकेटर्स की ही बात करें तो कितने हैं पाकिस्तान में? मुझे कोई एक नॉन मुस्लिम बता दें। पहले तो इक्का दुक्का दानिश कनेरिया, एक अनिल दलपत था, एक वालिस मेथाइस था, ये खुद यूसुफ था। नॉन मुस्लिम क्रिकेटर्स का रास्ता बन जाता था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। अब तो किसी की गुंजाइश ही नहीं बची है। और ये भाई साहब मुसलमानों को उठाने में इतना वो कर रहे हैं। बासित अली कहता है कि अगर पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड कप नहीं खेला ना तो ब्रॉडकास्टर रोड पे आ जाएंगे, और अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान की जगह जो टीम खेलेगी उसका भारत से मुकाबला होगा तो उसको कोई देखने वाला नहीं होगा और भारत की क्रिकेट तबाह हो जाएगी, भारत कंगला हो जाएगा। यार ये किस बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। एक पाकिस्तानी एनालिस्ट है, उसने कहा है कि 10 मुल्क है ना जो क्रिकेट के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये वो मिला के इतनी पॉपुलेशन बनती है जितनी बांग्लादेश की है। तो आपने बांग्लादेश को आउट करके उन 10 मुल्कों जितने सब्सक्राइबर्स, व्यूअरशिप खो दी है। पहली बात तो ये कि बांग्लादेश कंगला मुल्क है। जो एडवर्टाइजमेंट और जिसका पैसा आता है ना, जैसे हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब का हमारा सबसे ज़्यादा रेट होता है व्यूअरशिप में भी। जो हमारी वीडियो अमेरिका में देखता है तो वो हमें पाकिस्तान में देखने वाले से कोई 12 गुना ज़्यादा मिलता है उसका पैसा। ये महंगे मुल्क हैं। ये लोग बातें करते हैं इस तरह की कि इनकी मतलब समझ में नहीं आती। अजीज़ दोस्तों, बांग्लादेश को निकालना एक सही फैसला था और उसको बांग्लादेश को मरवाने में टोटल पाकिस्तान का हाथ है। बांग्लादेश जिस तरह तबाह हो रहा है इकोनॉमिकली, इसी तरह बांग्लादेश को हर फील्ड में पाकिस्तान बिल्कुल तबाह कर रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से बदला ले रहा है। 71 में जो बुरी तरह से हारा था उसका बदला ले रहा है, बांग्लादेश को तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फोर्स किया कि तुम इंडिया में नहीं खेलो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और अब खुद खेलेंगे। अभी भी कह रहे हैं कि हमने फैसला नहीं किया ये वो, लेकिन ये आएंगे, नाक रगड़ते हुए आएंगे और खेलेंगे। अजीज दोस्तों, तनवीर अहमद है एक पाकिस्तानी चूतिया। उसने चैलेंज किया है कि मैं लाहौर की सड़कों पे नंगा भागूंगा अगर अभिषेक शर्मा ने साहबजादा फरहान से ज़्यादा छक्के मारे T20 वर्ल्ड कप में।
अब नंगा तो भागना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अभिषेक है। 33 इनिंग खेली हैं इसने, जिसमें 84 छक्के मारे हैं। अभी आखिरी जो मैच हुआ न्यूजीलैंड से, उसमें 20 बॉलों पे 68 रन किए, और उसमें एक भी डॉट बॉल नहीं थी। ये एक रिकॉर्ड है। ये इन लोगों से मुकाबला कर रहे हैं, बाबर आजम से। बीबीएल ऑस्ट्रेलिया का जो लीग है, उसमें आज तक 350 खिलाड़ियों ने 200 से ज़्यादा रन किए हैं। बीबीएल के एक टूर्नामेंट में 350 बार किसी खिलाड़ी ने 200 से ज़्यादा रन किए। उन 350 में लोएस्ट स्ट्राइक रेट था ना, वो बाबर आजम का इस बार 103 का स्ट्राइक रेट था। और यह कि बाबर आजम इनका किंग कोहली है। अजीज दोस्तों, बांग्लादेश की बात करें ना, तो बांग्लादेश देखें, हमने जब क्रिकेट देखनी शुरू की थी ना, तो 6 टीमें होती थी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान और इंडिया। फिर उसमें एडिशन हुआ श्रीलंका का। श्रीलंका ने बहुत जल्द अपने आप को मनवाया। 96 में तो वर्ल्ड कप भी जीत गया, और इंटरनेशनल लेवल पे श्रीलंका की एक स्टैंडिंग है। इसके बाद 92 में साउथ अफ्रीका की वापसी हुई और जिम्बाब्वे का ऐड हुआ। जिम्बाब्वे एज सच जगह नहीं बना सका अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन जिम्बाब्वे एक ज़माना था कि वाइट क्रिकेटर्स खेलते थे ना, तब तक इसकी वैल्यू अच्छी थी। लेकिन फिर जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मोगाबो की हुकूमत आई, और उसने जो वाइट का डिस्क्रिमिनेशन किया और सब कुछ किया, तो फिर जिम्बाब्वे कमज़ोर होती गई और वाइट खिलाड़ी ज़्यादातर भाग गए मुल्क छोड़ के। बांग्लादेश, कल की आई हुई अफगानिस्तान कितना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो गई है। कल की आई हुई अफगानिस्तान एक तबाह मुल्क, लेकिन बांग्लादेश 1986 में पहला मैच अपना खेला इंटरनेशनल। 155 टेस्ट मैच खेल चुका है, जिसमें से 25 जीता है खाली। 455 ओडीआई खेले हैं, जिसमें से 163 जीता है। इन 163 विक्ट्रीज में 91 विक्ट्रीज हैं अफगानिस्तान, कनाडा, बर्मुदा, हांगकांग, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड वगैरह से। मुसलसल 21 टेस्ट जीतने का, हारने का रिकॉर्ड है इसका। वर्ल्ड रिकॉर्ड है मुसलसल 21 टेस्ट हारने का। मुसलसल 23 वनडे मैच हारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका। 7 वनडे वर्ल्ड कप खेला है, 8 T20 वर्ल्ड कप खेला है, कभी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया। जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलती जो टीमें, लेकिन वनडे खेलती हैं, उनमें से 5 टीमों से बांग्लादेश हार चुका है। कीनिया से हारा, कनाडा से, आयरलैंड से, नेदरलैंड से और अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से उस वक्त हारा जब अफगानिस्तान टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता था। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, तो क्या उखाड़ लेना था बांग्लादेश ने। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान ने अभी ऑक्शन का ऐलान किया है कि PSL के लिए खिलाड़ियों की ऑक्शनिंग होगी। तो टॉप सबसे महंगा प्लेयर है वो 4.2 करोड़ रुपए का होगा बेस प्राइस। हर टीम के पास टोटल 50 करोड़ रुपए का पर्स होगा, बजट होगा। 50 करोड़ का मतलब ये होता है कि भारत के 14-15 करोड़, 16 करोड़। भारतीय 16 करोड़ में तो भारत के कई कई प्लेयर खेलते हैं। ये पूरी टीम का बजट है। ऑक्शनिंग की डेडलाइन आगे बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई मेजर प्लेयर अपना नाम ही रजिस्टर नहीं करा रहा। कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से कोई पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं है। और फिर ख़ास तौर पे जिस हिसाब से इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मसला चल रहा है, तो इंडिया को नाराज़ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आखिरी में मैं एक खबर लगाऊंगा कि 13 दिसंबर 2014
पाकिस्तान हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भुवनेश्वर में भारत के खिलाफ खेल रहा था और भारत को हरा दिया। इसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी टी शर्टें उतार के पूरे ग्राउंड में मार्च करते रहे और मिडल फिंगर भारतीय जनता को दिखाते रहे, और ये हुआ था 26/11 के 6 साल बाद। तो आज जो भारत सही कर रहा है ना, कदर करें इस सरकार की जो ये सब कर रही है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।